स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग शिक्षा सिद्धांत के सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है आगमन विधि का मुख्य शिक्षण सूत्र क्या है। यानी आगमन विधि का मुख्य शिक्षण सूत्र क्या है आपसे पूछ रहा है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या नियम से उदाहरण की ओर। तो देखिए आगमन विधि किसे कहते हैं, पहले तो ये जानना है। आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद नियम बताए जाते हैं। ठीक, क्या होता है, पहले उदाहरण बताए जाएंगे, उसके बाद नियम बताए जाएंगे। यह विधि ना ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है और सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका। इसमें सूक्ष्म से स्थूल दिया, ये नहीं होगा। अज्ञात से ज्ञात दिया, ये भी नहीं होगा। विशिष्ट से सामान्य दिया, ये भी नहीं होगा। नियम से उदाहरण की ओर, ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा इसमें, अच्छा विशिष्ट से सामान्य दिया है। ठीक है, तो कहाँ क्या हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य। ठीक है, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें, सी विकल्प, विशिष्ट से सामान्य की ओर। समझ पाए किसे बोलते हैं भाई, आगमन विधि किसे बोले। आगमन विधि में जानते हो क्या होता है, पहले उदाहरण बताए जाते हैं, विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद सामान्य नियम बताए जाते हैं, सामान्य नियम या सिद्धांत बनता है। तो ये किसमें जाएगा, देखो इसमें ये विशिष्ट से सामान्य अगर ना होता, मूर्त से अमूर्त होता तो भी सही हो जाता, स्थूल से सूक्ष्म होता तब भी सही हो जाता। तो आगमन विधि किससे कैसे चलती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक, उदाहरण से नियम की ओर। तो कौन सा विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा, सी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। तो देखिए उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि, नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर मान लो पूछ ले आपसे, तब स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन विधि और सूक्ष्म से स्थूल की ओर निगमन विधि, अज्ञात से ज्ञात की ओर निगमन विधि, ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन विधि। तो आपसे इसमें कौन सा पूछ रहा था, निगमन विधि। तो निगमन विधि हो जाएगा, क्योंकि नियम से उदाहरण जा रहा है ना, तो नियम से उदाहरण कौन जाएगा, निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण, और आगमन विधि में पहले विशिष्ट उदाहरण बताए जाते हैं उसके बाद नियम बताए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किलपैट्रिक द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधि कौन सी है। यानी किलपैट्रिक का कौन सा सिद्धांत है, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, परियोजना प्रोजेक्ट विधि या भ्रमण विधि। तो देखिए किलपैट्रिक ने परियोजना यानी प्रोजेक्ट विधि का जनक माना जाता है इनको, किलपैट्रिक को परियोजना या प्रोजेक्ट विधि का जनक माना जाता है। अच्छा, जो इसमें ये प्रयोगशाला विधि दिया है इसके जनक कौन हो जाएंगे, जेबी वाटसन। ठीक, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, किलपैट्रिक वाला, परियोजना विधि। किलपैट्रिक किससे संबंधित है, परियोजना विधि से। विकल्प आपका कौन सा सही हो गया, सी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है मस्तिष्क उद्दोलन विधि, मस्तिष्क उद्दोलन विधि का प्रतिपादक कौन है। यानी मस्तिष्क उद्दोलन विधि के जनक कौन है आपसे पूछ रहा है। बी एफ स्किनर, एलेक्स एफ आसबार्न, थार्नडाइक, आर्मस्ट्रांग। तो कौन है, ये है एलेक्स एफ आर्मस्ट्रांग। मस्तिष्क उद्दोलन विधि किसकी है, आर्मस्ट्रांग जी की है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प, एलेक्स एफ आर्मस्ट्रांग। ठीक है, ये थिंकिंग से संबंधित है, किससे संबंधित है, सृजनात्मकता से। ठीक है, जैसे सृजनात्मकता से संबंधित है, जैसे मान लीजिए आप जो बताएं उससे उसके आसपास के क्षेत्र के भी बारे में जब बच्चा सोचता है तो उसी को मस्तिष्क उद्दोलन विधि बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके जनक कौन है, आर्मस्ट्रांग। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि के जनक कौन है। खोज विधि का जनक आपसे पूछ रहा है, तो खोज विधि के जनक कौन है। विकल्प है आपके प्रोफेसर एच ई आर्मस्ट्रांग, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो। तो देखिए खोज या ह्यूरिस्टिक इसी को भी बोलते हैं, इसी को ह्यूरिस्टिक विधि भी बोलते हैं और खोज विधि भी। इसके जनक कौन है, आर्मस्ट्रांग जी। कौन है, आर्मस्ट्रांग। ह्यूरिस्टिक जो है ना ग्रीक भाषा का शब्द है, खोज इसका मतलब क्या होता है, खोज। तो इसके जनक कौन है, प्रोफेसर एच ई आर्मस्ट्रांग। विकल्प आपका कौन सा सही हो गया, ए विकल्प। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विज्ञान और भूगोल जैसे विषयों के लिए करके सीखने हेतु
सबसे उपयुक्त छात्र केंद्रित विधि कौन सी है? पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि या अनुकरण विधि? तो देखिए, करके सीखना, बच्चा कहाँ करके सीखेगा? प्रयोगशाला में। तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी? सबसे उपयुक्त विधि इसमें कौन सी है? प्रयोगशाला विधि। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, प्रयोगशाला विधि। ठीक है, समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि का नाम क्या है? अभिकर्मित अध्ययन विधि, टोली शिक्षण विधि, विचार विमर्श विधि या दत्त कार्य विधि? तो बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के आधार पर पूछ रहा है ना, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन पे अभिकर्मित अध्ययन विधि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अभिकर्मित अध्ययन विधि। मतलब इसमें इन्होंने ये बताया कि जो पाठ्य पुस्तक है ना, पाठ्य सामग्री है, इसको छोटे छोटे चरणों में बांट कर अपनी गति से छात्र सीखते हैं। क्या बताया इन्होंने? मतलब छोटे छोटे चरणों में बांटकर छात्र इसे अपनी गति से सीखते हैं, जिससे प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक जो है वो अच्छा मिलता है। ठीक, तो बीएफ स्किनर ने यही बताया। तो इसको कौन सा बोलेंगे? अभिकर्मित अध्ययन विधि, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो गया? ए विकल्प। अच्छा, बीएफ स्किनर कौन सा सिद्धांत दिए हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। किस पर इन्होंने प्रयोग किया था? चूहे और कबूतर पर। ठीक है, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ए विकल्प। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है टोली शिक्षण का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? टोली शिक्षण जो ना, टीम वर्क जिसको बोलते हैं, समूह में सीखना, ये सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था? भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में या जर्मनी में? तो देखिए, टोली शिक्षण या टीम टीचिंग इसी को बोल सकते हैं। ठीक, या समूह शिक्षण, कुछ भी नाम दे सकता है। तो ये सबसे पहले अमेरिका में विकसित हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। यानी टोली शिक्षा की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की गई? अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में की गई। टोली शिक्षा मतलब समूह में सीखना, यानी सामूहिक रूप से बच्चे पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं टोली शिक्षण। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ना, का वैज्ञानिक तार्किक क्रम का पहला चरण क्या है? समस्या समाधान विधि के वैज्ञानिक तार्किक क्रम का पहला चरण पूछ रहा है। तथ्यों का संग्रहण, परिकल्पना का निर्माण, समस्या की पहचान या जागरूकता और मूल्यांकन? तो देखिए, पहली मतलब तार्किक क्रम की समस्या समाधान की शुरुआत कहाँ से होती है? आपसे यही तो पूछ रहा है कि वैज्ञानिक तार्किक क्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या, समस्या की पहचान होनी चाहिए भाई। जब तक आप समस्या का पता नहीं लगा पाएंगे कि कहाँ समस्या है, फिर कैसे उसका समाधान होगा? तो सबसे पहला चरण क्या होना चाहिए? समस्या की पहचान या जागरूकता। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा इसमें? सी विकल्प, समस्या की पहचान या जागरूकता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किस विधि में छात्र वास्तविक दुनिया के ऐतिहासिक या भौगोलिक स्थलों पर जाकर प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं? तो भ्रमण विधि दिया हुआ है, निगमन विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि, समस्या समाधान। देखिए क्या इसमें पहले क्वेश्चन पे गौर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि छात्र वास्तविक दुनिया के ऐतिहासिक या भौगोलिक स्थलों पर जाकर, तो जाएगा कब? भ्रमण विधि में। जब छात्र भ्रमण करेगा, स्वयं अवलोकन करेगा, तभी तो वहां उस स्थान पे जाके स्वयं अवलोकन करेगा। तो कौन सी विधि आपकी इसमें हो जाएगी? भ्रमण विधि। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ये विकल्प, भ्रमण विधि। ठीक है, अच्छा इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जो सिलेबस का एक हिस्सा है, पार्ट का, एक करिकुलम का, सिलेबस का नहीं, पाठचर्या का, करिकुलम का एक हिस्सा है। ठीक, बच्चों को टूर पे ले जाना, हर विद्यालय को ले जाना है, ये इसको करिकुलम में शामिल किया गया है। जिससे होता क्या है, बच्चे जहां जाएंगे वहां का प्रत्यक्ष अवलोकन करेंगे। ठीक, फील्ड ट्रिप इसे बोलते हैं, फील्ड ट्रिप विधि यानी शैक्षिक भ्रमण। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? निगमन विधि, आगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या सूत्र विधि? तो देखिए प्राथमिक स्तर पर देखिए बच्चे को जब पढ़ाया जाता है तो पहले कबूतर बताया जाता है, फिर का सिखाया जाता है ना, का से कबूतर, इसीलिए तो कबूतर को जोड़ा जाता है
क्योंकि बच्चा कबूतर देख चुका है, मतलब अपने आसपास की वस्तुओं को देख चुका है, तो बस तो अस्थायित्व होता है, वो कबूतर सीखेगा तो का जान जाएगा। इसीलिए इसमें आगमन विधि का प्राथमिक स्तर में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। पहले बच्चे को उदाहरण यानी विशिष्ट उदाहरण दिया जाता है, फिर उसको नियम बताया जाता है। यानी पहले बच्चे को आप कबूतर बता रहे हैं, उसके बाद उसको का बता रहे हैं। तो प्राथमिक स्तर पर कौन सा हो जाएगा? आगमन विधि। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, आगमन विधि। ठीक, आगमन विधि में क्या होता है? पहले सरल उदाहरण दिया जाता है जो बच्चा आसपास अपने देखे हो, जो उसको आसानी से समझ में आ सके, फिर उसके बाद नियम बताया जाता है। ठीक, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, आगमन विधि। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रश्नोत्तर विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहले तो ये बताइए कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात जी हैं। अच्छा, यही पूछ रहा है ना कि प्रश्नोत्तर विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सुकराती विधि, अरस्तु विधि, हर्बर्टियन विधि, मतलब डेयूबी विधि। ठीक, तो देखिए प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात जी, तो इसको सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है? प्रश्नों की एक श्रृंखला दी जाती है। क्या होता है इसमें? प्रश्नों की श्रृंखला दी जाती है, उसी से बच्चे के क्षमता का अवलोकन किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? सुकराती विधि। अभी मतलब ये आप ध्यान रखिएगा कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात जी। ठीक, महान दार्शनिक सुकरात, तो इसी को क्या बोलेंगे? सुकराती विधि। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विचार विमर्श विधि के संबंध में, यानी जो डिस्कशन मेथड होता है ना, आपस में एक दूसरे से जो तर्क किया जाता है, तर्कड़ा किया जाता है, तो वही पूछ रहा है कि विचार विमर्श विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह पूर्णतया शिक्षक केंद्रित होती है, इसमें छात्र निष्क्रिय श्रोता होते हैं, यह एक लोकतांत्रिक विधि है जो सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देती है, इसमें केवल गृह कार्य दिया जाता है। तो देखिए विचार विमर्श जो होती है ना, ये कैसी होगी? ये लोकतांत्रिक विधि है। जैसे छात्र छात्र आपस में चर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए 2 छात्र हैं या पूरा ग्रुप है, समूह है, कक्षा 9 है, कक्षा 10 है, कक्षा 5, कुछ भी क्लास लीजिए, मान लीजिए कक्षा 5 के छात्र आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो वो लोकतांत्रिक है ना, वो स्वतंत्रता के साथ करेंगे ना, तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? यह एक लोकतांत्रिक विधि है जो सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देती है। ठीक, तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो गया? सी विकल्प, यह एक लोकतांत्रिक विधि है जो सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देती है, विचार विमर्श विधि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है छोटे बच्चों में भाषा विकास, शुद्ध उच्चारण और अच्छी आदतों के निर्माण के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? देखो छोटे बच्चे की बात कर रहा है, छोटे बच्चे के शुद्ध उच्चारण, अच्छी आदतें, ठीक, अच्छी आदतों के निर्माण से संबंधित कौन सी विधि है आपसे पूछ रहा है ना। तो देखो इसमें कौन सा हो जाएगा? अनुकरण विधि, निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, परियोजना विधि। तो छोटे बच्चे अनुकरण विधि ज्यादा अच्छा सीखते हैं। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे को आप बोलना सिखा रहे हैं या अच्छी आदत मान लीजिए ब्रश करना सिखा रहे हैं, तो पहले वो ब्रश करना देखेगा ना, उसके बाद तो समझ में आएगा कि ब्रश कैसे किया जाता है। तो सबसे अच्छी विधि क्या है? अनुकरण विधि। वैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे अनुकरण कुछ ज्यादा ही करते हैं, जो बड़े करते हैं या उनसे बड़े बच्चे जो कुछ भी करते हैं वो उनको करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए विकल्प, अनुकरण विधि। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इसमें अनुकरण विधि। ठीक है, इसमें आपको यही मेन से ध्यान रखना। देखिए जैसे लिखा है शुद्ध उच्चारण, ठीक, भाषा विकास, अच्छी आदत। तो ये जब अनुकरण करेगा, जैसे का कह रहा है, खा कह रहा है, लेकिन तो वो अनुकरण के द्वारा ही कह रहा है ना, तो कौन सी सबसे अच्छी विधि कौन सी है? अनुकरण विधि। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्रदर्शन विधि के बारे में क्या सही है? ठीक, यानी जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, इसमें क्या पूछ रहा है कि ये सबसे अच्छा कौन सा है? इसमें यह पूरी तरह से छात्र केंद्रित है, सही पूछ रहा है कि इसमें इन चारों कथनों में से कौन सा कथन प्रदर्शन विधि के लिए सत्य होगा। दूसरा कह रहा है यह देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है, इसमें कोई उपकरण उपयोग नहीं होता, यह केवल उच्च स्तर के शोध के लिए होता है। तो देखिए ये जो कह रहा है प्रदर्शन विधि ना, प्रदर्शन विधि में छात्र क्या देखता है, सुनता है, समझता है, तो ये किस पे आधारित होगा? देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित होगा।
तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें? बी विकल्प। प्रदर्शन विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा इसमें? बी विकल्प। समझ में आया? प्रदर्शन विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इससे एक न एक क्वेश्चन हर टेट में बना है। आप पिछला टेट उठा के देख लीजिए, चाहे 22 वाला देखेंगे, चाहे जो रद्द हो गया था उसमें भी बना था। हार्वर्ड की पंचपदी हर टेट में पूछी गई। ठीक, तो इसको आप लोग डिटेल में पढ़ के जाएंगे। इसके इसके पंचपदी पूछ रहा है ना, तो इस पंचपदी प्रणाली का सही तार्किक क्रम, यानी जो पांचों पद हैं, पांचों चरण है, इनका क्रम पूछ रहा है। दिया है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग। दूसरा कह रहा है कि प्रस्तुति, पहले देखिए, पहले तो आप ये याद करिए कि 5 चरण कौन कौन से हैं। मैं क्रम से बता रहा हूँ, सुनिए। पहला है प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, उसके बाद सामान्यीकरण, उसके बाद प्रयोग। कितने हो गए? 5। पंचपदी प्रणाली, हार्वर्ड जी ने 5 पंचपदी प्रणाली दी है। इनके पांचों का मतलब क्रम क्या है, सीरियल से। सबसे पहले क्या होगा? प्रस्तावना होगा, प्रस्तावना बनेगा, फिर प्रस्तावना के बाद क्या किया जाएगा? प्रस्तुतिकरण, भाई उसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। मान लीजिए आप कोई बुक निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले प्रस्तावना बनाएंगे, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना करेंगे और बुकों से तुलना या संबंध स्थापित करेंगे, फिर सामान्यीकरण करेंगे, उसके बाद प्रयोग या अभ्यास, उसके बाद आप उसको प्रयोग करेंगे या अभ्यास प्रश्न देंगे। तो पंचपदी प्रणाली का सबसे पांचों क्रम क्या है? सबसे पहले क्या होगा? प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, फिर यह सामान्यीकरण, इसी को बोलते हैं। और मान लीजिए सामान्यीकरण ना देगा आपको, तो क्या देगा? इसमें सामान्यीकरण ही देगा, वैसे और कुछ नहीं देगा। तुलना में आपको दे सकता है, तुलना में आपको क्या दे सकता है? संबंध स्थापना। तुलना की जगह पे क्या दे सकता है? संबंध स्थापना। तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा इसमें? ए विकल्प। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दत्त कार्य, जो गृह कार्य दिया जाता है ना, दत्त कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को पूरे दिन व्यस्त रखना, शिक्षकों का कार्यभार कम करना, छात्रों को स्वयं की गति से स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, परीक्षा में नकल रोकना। तो देखिए, दत्त कार्य इसलिए दिया जाता है कि छात्र स्वयं की गति से स्व अध्ययन कर सके। मतलब छात्र को क्रिएटिविटी, जो छात्र आप जो कुछ विद्यालय सीखे हैं उसको घर से करके लाने के लिए दिया जाता है। तो उससे क्या होता है? बच्चा वहां स्वतंत्र होता है और जो कुछ वह अध्ययन किया है उससे उसका पता चलता है, उसको अवसर मिलता है अपने अध्ययन को दोबारा लिखने का या समझने का। तो सबसे अच्छा होता है दत्त कार्य विधि। इसमें कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? छात्रों को स्वयं गति से स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो गया? सी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, इसमें आपको आप विकल्प नहीं दिख रहा होगा तो मैं हट जाता हूं, विकल्प आप लोग देख लीजिए। विकल्प क्या है? छात्रों की स्वयं की गति से स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना। तो कौन सा विकल्प दत्त कार्य विधि में सही हो गया? सी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि डाल्टन प्रयोगशाला योजना के प्रेरणा कौन है? जो डाल्टन प्रयोगशाला है इसकी प्रेरणा पूछ रहे, इसके संस्थापक आपसे पूछ रहा है कौन है? मारिया मांटेसरी, तो मांटेसरिया विधि की जनक है। हेलन पारखास्ट, तो यही है, हेलन पारखास्ट ने ही डाल्टन विधि दी है। अच्छा, डाल्टन विधि कब दी थी? 1912 में। ठीक, 1912 में डाल्टन नाम के एक शहर में इन्होंने स्थापना की थी, एक लाइब्रेरी यानी एक लैब की स्थापना की थी। ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं? डाल्टन विधि बोलते हैं, यानी डाल्टन प्रयोगशाला। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो गया इसमें? हेलन पारखास्ट। डाल्टन प्रयोगशाला के जनक कौन है? डाल्टन प्रयोगशाला योजना के जनक कौन है? पारखास्ट जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी तो प्रोजेक्ट मेथड के है ना। मैडम मारिया मांटेसरी विधि की है। फ्रेडरिक फ्राबेल टेस्टोलॉजी। तो देखिए, किंडरगार्टन के जनक कौन है? फ्राबेल जी। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं? बाल उद्यान। अच्छा, फ्राबेल जी का एक कथन बहुत फेमस हुआ था। इन्होंने बताया था कि जो शिक्षक है वह माली है और जो शिक्षार्थी यानी जो बच्चा है वो क्या है? फूल। क्या बताया था इन्होंने? बच्चे की तुलना फूल से की थी और शिक्षक की तुलना माली से की थी। जैसे माली अपने बच्चों मतलब पौधों का ध्यान रखता है ना, वैसे शिक्षक को अपने पौधों का यानी बच्चों का ध्यान रखना है। तो किंडरगार्टन विधि के जनक कौन हो जाएंगे? फ्रेडरिक फ्राबेल। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो गया? सी विकल्प।
ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि शिक्षण की किस विधि को अवैज्ञानिक और रटने पर आधारित मानकर आधुनिक शिक्षा शास्त्र में कम महत्व दिया गया है। तो शिक्षण की किस विधि को, रटने की पद्धति पर, जिसमें जो मतलब जो रटने पर जोर देता है ना, इसे तो यही तो पूछ रहा है आपसे। तो रटने पे जोर कौन देता है? खोज विधि, केवल पाठ्य पुस्तक आधारित पारंपरिक विधि, आगमन विधि, समस्या समाधान विधि। एक चीज जान लीजिए, सीडीपी में यदि क्वेश्चन पॉजिटिव है तो केवल या नेगेटिव विकल्प कभी नहीं सही होते। तो इसमें केवल वाला दिया है तो यही नहीं होगा। ठीक भाई, जैसे आप केवल पाठ्य पुस्तक आधारित पारंपरिक विधि थोड़ा अपनाएंगे, शिक्षार्थी को यही तो आम वैज्ञानिक विधि हो गई या मनोवैज्ञानिक विधि हो गई। जब आप रटने बल देंगे तो क्या है मनोवैज्ञानिक। जब आप केवल पाठ्य पुस्तक, जैसे आज की शिक्षा है जो ना, वो प्रयोगशाला विधि पर आधारित है, भ्रमण विधि पर आधारित है, छात्र स्वयं अवलोकन करके सीखेंगे। ठीक है, तो यही नहीं हो जाएगा। तो केवल पाठ, देखो क्वेश्चन निगेटिव था तो निगेटिव विकल्प सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है मिश्रित विधि। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? मिश्रित विधि या आगमन निगमन विधि को सबसे पूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि यह बहुत कम समय लेती है, क्योंकि इसमें शिक्षक को मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि यह नियमों की खोज और उनके सत्यापन दोनों को जोड़ती है, क्योंकि यह केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले छात्रों के लिए है। तो देखिए, आगमन निगमन विधि या मिश्रित विधि, तो मिश्रित विधि कौन हो जाएगी? क्योंकि यह नियमों की खोज और उनके सत्यापन दोनों को जोड़ती है। ठीक, आगमन या निगमन विधि को मिश्रित विधि बोलते हैं जब दोनों मिल जाए। अच्छा, आगमन विधि को ध्यान रखेंगे, उदाहरण से नियम की ओर, निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर। ठीक, तो विकल्प आप इसका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। केवल यह नियम के खोजों और उनके सत्यापन दोनों को जोड़ती है। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो गया इसमें आपका? सी विकल्प, क्योंकि यह नियमों की खोज और उनके सत्यापन दोनों को जोड़ती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मस्तिष्क उद्दोलन के दौरान शिक्षक को किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? छात्रों के गलत विचारों पर तुरंत डांटना चाहिए, विचारों की गुणवत्ता के स्थान पर मात्रा को महत्व देना चाहिए और आलोचना नहीं करना चाहिए, केवल होशियार बच्चों को बोलने का मौका देना चाहिए, पाठ्य पुस्तक से बाहर के विचारों को पूरी तरह प्रतिबंधित करना चाहिए। तो देखिए, मस्तिष्क उद्दोलन विधि कह रहा है ना, तो मस्तिष्क उद्दोलन विधि में कौन सा सही हो जाएगा? बी, क्योंकि विचारों की गुणवत्ता के स्थान पर मात्रा को महत्व देना चाहिए। भाई, छोटा बच्चा है तो उसके विचार में गुणवत्ता हो सकता है ना हो, लेकिन मात्रा पे कि वो कितना बोल रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है, इस पे ध्यान देना चाहिए और कभी आलोचना नहीं करना चाहिए। भाई, जैसे अब छोटा बच्चा है, वो मान लीजिए शुरुआत कर रहा है, वहीं आप उसको दबा देंगे तो उसके अंदर दमित इच्छाएं हो जाएंगी, वो आगे बोलने की चेष्टा नहीं करेगा। लेकिन आप उसका वहां प्रोत्साहन करेंगे तो धीरे धीरे उसके अंदर का भय दूर हो जाएगा और वो खुल के बोलने लगेगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसमें? डी विकल्प। विचारों की गुणवत्ता के स्थान पर मात्रा को अधिक महत्व देना चाहिए और आलोचना नहीं करनी चाहिए। ठीक, विकल्प बी सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सामूहिक अधिगम, क्या कह रहा है? 23 है ना, सामूहिक अधिगम और सामाजिकता की भावना विकसित करने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, विचार विमर्श एवं टोली शिक्षा विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, अनुकरण विधि। टोली शिक्षा विधि का जनक कहाँ है? अमेरिका। ठीक, अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ रहा है कि सामूहिक अधिगम और सामाजिकता की भावना विकसित करने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो सर्वोत्तम विधि कौन सी हो जाएगी? विकल्प है व्याख्यान विधि, विचार विमर्श एवं टोली शिक्षा विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, अनुकरण विधि। तो देखिए, ये विचार विमर्श एवं टोली शिक्षा विधि है ना, यही सही हो जाएगा, क्योंकि ये सामूहिक अधिगम की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। इसमें बच्चे स्वतंत्र होते हैं और स्वयं चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? स्वयं चर्चा करते हैं। इसमें दो तीन चीजें, एक तो छात्र सीख रहा है, दूसरा उसमें सहयोग की भावना विकसित हो रही है। ठीक, नेतृत्व क्षमता आ रही है, छात्र स्वयं अंतः क्रिया कर रहे हैं, सामाजिक कौशल का विकास हो रहा है, कई चीजें होती हैं समूह अधिगम में, इसीलिए इसको सबसे सर्वोत्तम माना गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक,
ये भी कई बार टेट में पूछा गया है। माइक्रो टीचिंग कितने मिनट की होती है? 36 मिनट की होती है। कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यही आपसे पूछ रहा है कि सामूहिक यानी सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग चक्र का प्रथम सोपान क्या होता है? शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पाठ योजना, पुनः शिक्षण। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा इसमें। अच्छा पहले ये बताइए सूक्ष्म शिक्षण, जो ये सूक्ष्म शिक्षण है ये कौन दिया है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग कौन दिया है? माइक्रो टीचिंग दिए है डब्ल्यू.सी. एलन। कौन दिया है? डब्ल्यू.सी. एलन दिए हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। D.W. एलन मान लीजिए, एलन याद रखिए, कुछ भी हो सकता है। D.W. एलन नाम है शायद, D.W. एलन। ठीक, अब इन्होंने क्रम क्या बताया है कि पाठ योजना, पहला क्रम क्या है? पाठ योजना का निर्माण। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला चरण पूछ रहा है ना, तो पाठ योजना का निर्माण सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा सही हो जाएगा इसमें? पाठ योजना का निर्माण। चलिए, ये पाठ योजना का निर्माण जो दिया है यही पहला चरण, प्रथम पद इसका है। कितने पद हैं? 5 चरण होते हैं। ठीक, पहला क्या है? 5 सुन लीजिए। देखिए पहला क्या होगा इसमें? पहला होगा पाठ योजना, दूसरा होगा शिक्षण, तीसरा होगा प्रतिपुष्टि, फिर होगा पुनः योजना, फिर पुनः शिक्षण, फिर पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक, 6 हो जाएगा इसमें। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा इसका? आपका सी, पाठ योजना निर्माण। कितने मिनट की होती है माइक्रो टीचिंग? 36 मिनट की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है बहुमाध्यम आधारित विधि का क्या लाभ है? यह शिक्षण को खर्चीला और कठिन बनाती है, यह छात्र को एकाधिक ज्ञानेंद्रियों पर सक्रिय करके अधिगम को प्रभावी बनाती है, इसमें शिक्षक की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो जाती है, यह केवल शहरी बच्चों के लिए उपयोगी है। तो देखिए केवल वाला विकल्प गलत हो जाएगा। यह शिक्षण विधि खर्चीला बनाती, गलत है। यह छात्र को एकाधिक ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करके अधिगम को प्रभावी बनाती है। देखिए ये गलत हो गया क्योंकि इसमें खर्चीली बात कर रहा है। इसमें कह रहा है कि शिक्षक की भूमिका पूरी तरह नहीं, शिक्षक की भूमिका पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती, ये भी गलत है। ठीक, अब देखिए फिर आपसे इसमें वाला क्या कह रहा है? यह केवल शहरी, तो ये भी गलत है। तो सही विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प। यह छात्रों को एकाधिक ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करके अधिगम को प्रभावी बनाती है, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है खेल विधि यानी प्ले बे मेथड के वास्तविक मूल प्रणेता कौन माने जाते हैं? हेनरी, कोल्डवेल कुक, फ्राबेल, थार्नडाइक, स्किनर। देखिए किंडरगार्टन के जनक आपसे पूछेगा तो आप किसको लगाएंगे? फ्राबेल को। थार्नडाइक ने तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। ठीक, स्किनर जी ने क्रिया प्रसूत अधिगम अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है खेल विधि, तो खेल विधि कौन हो जाएंगे? हेनरी, कोल्डवेल कुक। खेल विधि के जनक कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक। विकल्प आपका कौन सा सही हो गया? ए विकल्प। ठीक, ऐसे ऐसे चारों विकल्प देखते हुए फ्राबेल कौन है? किंडरगार्टन के। थार्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बिल्ली पे इन्होंने खोज किया है। स्किनर ने चूहे और कबूतर पे प्रयोग किया है। इन्होंने शिक्षा अधिगम का सिद्धांत दिया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि बुनियादी शिक्षा पद्धति या वर्धा योजना, वर्धा योजना कब आई थी? 1937 में। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ सकता है बुनियादी शिक्षा योजना या वर्धा योजना कब आई? 1937 में। ठीक, कब आई? 1937 में। अब आपसे पूछा इसके जनक कौन है? तो बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधा कृष्ण, बाल गंगाधर तिलक। देखिए जो डॉक्टर राधा कृष्ण है ना, ये विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना था ना, उसके क्या थे? ये अध्यक्ष थे। तो आप इसमें पूछ रहा है वर्धा योजना, तो वर्धा योजना महात्मा गांधी की देन है। किसकी देन है ये? महात्मा गांधी जी की देन है। कब आई थी? 1937 में। ये पूछा जा सकता है आपसे कि वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा योजना कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1937 में। कौन जनक है इसके? महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए इन्होंने इसमें हस्तशिल्प की बात की थी कि छात्रों को आप हस्तशिल्प सिखाएंगे एक, और इसमें मातृभाषा की भी बात की गई थी कि उनकी शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आपसे कि निराश्रित अध्ययन विधि, ठीक, निरक्षित अध्ययन विधि कह रहा है, निराश्रित नहीं, निरक्षित अध्ययन विधि में शिक्षक की भूमिका
कैसी होती है। जो निरक्षित अध्ययन विधि होती है इसमें शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, एक तानाशाह की, एक मार्गदर्शक या पर्यवेक्षक की तरह, एक निष्क्रिय दर्शक की तरह, एक कक्षा में उपस्थित वह कक्षा में उपस्थित नहीं रहता। तो देखिए जो ये निरक्षित अध्ययन विधि है ना, इसमें शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक और पर्यवेक्षक की तरह होती है। ठीक, विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प। ऐसे ही जब बच्चे की बात करेगा तो बच्चे के लिए वहां क्या हो जाएगा, वह मार्गदर्शक और सुगमकर्ता होगा, पर्यवेक्षक नहीं होगा, वहां पर्यवेक्षक शब्द हट जाएगा, केवल सुगमकर्ता होगा। तो विकल्प आपका इसमें कौन सा सही हो गया, डी विकल्प। ठीक, ये मतलब इस विधि में जानते क्या होता है कि छात्र स्वयं स्वतंत्र रूप से अध्ययन करता है। क्या करता है, छात्र स्वयं स्वतंत्र रूप से अध्ययन करता है, शिक्षक घूम घूम के उनके कार्यों का निरीक्षण करता रहता है। क्या करता है, कार्यों का निरीक्षण करता है। अच्छा, जब आवश्यकता पड़ेगी छात्र को तो वो मार्गदर्शन भी करेगा, शिक्षक से पूछेगा तो शिक्षक उनको बताएगा। ठीक, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें, बी विकल्प, निरक्षित अध्ययन विधि इसी को बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कह रहा है कि सामग्री अधिगम, सामग्री आधारित विधि यानी टीएलएम मेथड में, टीएलएम का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो टीएलएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, टीचर लर्निंग मॉड्यूल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्नोलॉजी लर्निंग मेथड, टेक्स्ट लेसन मटेरियल। तो क्या हो जाएगा इसका, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जो आप देखे होंगे कि विद्यालय में टीएलएम आता है ना छात्रों को सीखने के लिए, वही है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड का अंतिम चरण कौन होता है। तो प्रोजेक्ट मेथड का अंतिम चरण पूछ रहा है। विकल्प दिया है परिस्थिति का निर्माण करना, योजना का चयन करना, योजना का लेखा जोखा रखना, योजना का मूल्यांकन करना। तो अंतिम चरण देखो, तो अंतिम चरण कौन हो जाएगा इसमें, अंतिम चरण हो जाएगा योजना का लेखा जोखा रखना। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प, यानी योजना का रिकॉर्ड रखना। ये क्या होगा, परियोजना विधि का अंतिम चरण होगा। पहला क्या होगा, इसके 6 मुख्य विधि है, 6 सोपान है। परियोजना विधि के कितने चरण है, 6 चरण। कौन कौन से 6 चरण सुन लीजिए। पहला है परिस्थिति निर्माण, परिस्थिति बनाएंगे आप। उसके बाद क्या होगा, चयन, कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे, चयन करेंगे। फिर नियोजन, फिर क्रियान्वयन, उसके बाद 5वां मूल्यांकन, और अंतिम क्या है, लेखा जोखा या रिकॉर्ड करना। सही चरण पता चला। पहला क्या होगा, परिस्थिति निर्माण, दूसरा चयन, तीसरा नियोजन, चौथा क्रियान्वयन और 5वां मूल्यांकन। उसके बाद उसका मूल्यांकन होगा और 6वां क्या होगा, अंतिम चरण, लेखा जोखा रखना। 30 क्वेश्चन थे, बाकी कमेंट में आप लोग बताएंगे क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।